हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 89A। सेक्शन 89A जो है अभी अभी इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू। 1 अप्रैल 2022 से जो है ये सेक्शन 89A जो है एप्लीकेबल हुआ है। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पहले बाहर काम करते थे, बाहर की कंट्रीज़ में काम करते थे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट अब वो इंडिया में सेटल हो गए हैं। तो उनकी जो बाहर की इनकम है, बाहर के अकाउंट्स में जो इनकम है, वो किस तरीके से इंडिया में टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर ये सेक्शन दिया गया है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 89A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। Section 89A inserted after Section 89 by the Finance Act 2021 with effect from 1/4/2022। जो सेक्शन 89A है, आपने सेक्शन 89 के बारे में सुना होगा। सेक्शन 89 हमारा अरियर के ऊपर था, उसमें भी हमें अरियर्स के बेनिफिट जो है दिए जाते थे। तो उसी सेक्शन को आगे इन्होंने एक्सटेंड करते हुए सेक्शन 89A इंसर्ट किया है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये सेक्शन बात करता है रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन इन इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री। ये जो है आपको टैक्स का रिलीफ प्रोवाइड कराएगा अगर कोई आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है नोटिफाइड कंट्रीज़ में। यहाँ पर नोटिफाइड कंट्रीज़ का मतलब क्या है? एक्चुअली सेक्शन जब इन्होंने बनाया तो वहाँ पे नोटिफाइड पर्सन और नोटिफाइड कंट्रीज़ वर्ड डाल दिया गया। बाद में नोटिफिकेशंस के थ्रू कुछ कुछ कंट्रीज़ को इन्होंने नोटिफाई किया है जहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, जहाँ की इनकम पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 25/2022 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक 4 कंट्रीज़ को नोटिफाई किया है जहाँ की इनकम पर सेक्शन 89A हमारा इफ़ेक्टिव होगा। वो कंट्रीज़ हैं आपकी कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थर्न आयरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर जो ये सेक्शन है वो आपका एप्लीकेबल होगा। अभी तक जो है यही 4 कंट्रीज़ नोटिफाई की गई हैं। अगर इन फ्यूचर और भी कंट्रीज़ डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है, CBDT के थ्रू नोटिफाई होती हैं, तो उनके ऊपर भी ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होगा। सो आइए देखते हैं कि इस सेक्शन में लिखा क्या हुआ है। इस सेक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सिचुएशन डिस्कस करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज आप इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में काम करते थे। जो इन्होंने कंट्रीज़ अभी करी है नोटिफाई, उसी की बात कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज आप कनाडा में काम करते थे, अपने जो है 20 से 25 साल वहाँ पर दिए किसी कंपनी को, और वहाँ पर आपके जो है रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट खुला हुआ है, और वहाँ से जब आप रिटायर हुए तो नेक्स्ट ईयर में आप आके इंडिया में सेटल हो गए। तो जब आप इंडिया में आके सेटल हुए वहाँ से रिटायरमेंट के बाद, तो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में जो भी फ़ंड था वो आपका वहीं पर ही है, और कुछ फ़ंड ऐसे होता है जो आपको मिला भी नहीं है, वो आपको अभी मिलना है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर से अभी वो मिलना है, और आपका वो अकाउंट भी आपका जो है उसी कनाडा में जो है अभी मेंटेन है। बट अब तो आप इंडिया में सेटल हो गए। 20-25 सालों से जब से आप कनाडा में सेटल थे, आप नॉन रेजिडेंट टू इंडिया थे। रेजिडेंस के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो नॉन रेजिडेंट टू इंडिया थे, तो आपकी कोई भी इनकम इंडिया में जो है टैक्सेबल नहीं होती थी। बट जब आप इंडिया में आके सेटल हो गए तो आप रेजिडेंट टू इंडिया हो गए, तो अब आपकी जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होने लगती है। इंडिया में जब आपकी इनकम टैक्सेबल हुई तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रेजिडेंट टू इंडिया हो तो आपकी जो ओवरऑल इनकम है वो टैक्सेबल इन इंडिया होगी। तो आपके जो वो फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट कनाडा में है उसके ऊपर भी अगर आपका कोई इंटरेस्ट आया है या उसमें किसी भी तरीके की इनकम है, तो वो भी आपकी जो है इंडिया में टैक्सेबल होगी एज़ पर रूल। तो होता क्या था, एक्चुअली इंडिया में जो टैक्सेशन रूल है उसमें हमारी जो इनकम टैक्स होती है वो अक्रूवल बेसिस पे होती है, लेकिन
दूसरी कंट्री में रूल होगा हमारा रिसिप्ट बेसिस पर, कि जब मेरे को वो इनकम रियलाइज़ होगी, वो जब टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली ये आती है कि जब मैंने अपनी इंडिया में रिटर्न फाइलिंग करनी शुरू करी, तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में जो भी मेरा इनकम थी, जो मेरे को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई थी, फिर भी मुझे उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था इंडिया में। और क्योंकि वो कनाडा में कैश बेसिस पर है, तो मेरे को जो है उस साल में कनाडा में कैश बेसिस पर टैक्स नहीं देना पड़ रहा, मेरे को वो कनाडा में देना पड़ेगा जब मुझे वो इनकम रिसीव होगी तब। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही इनकम से रिलेटेड 2 फाइनेंशियल ईयर हमारे जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, इंडिया का अलग और कनाडा का अलग। तो इस सिचुएशन में असेसी के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि वो अपना DTA के थ्रू डबल टैक्सेशन अलाउंस एग्रीमेंट में जो आपका बेनिफिट मिलता है कि जो भी आपको मैक्सिमम टैक्स है आपको वो पे करना है, और आपको दोनों कंट्रीज़ में टैक्स पे नहीं करना होता, आपको एक ही जगह पे करना होता है, आप सेकंड कंट्री का रिबेट क्लेम कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता था, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो रहा है, तो उस केस में हम DTA के थ्रू अपना टैक्स का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाते थे। तो इस सिचुएशन में असेसी को बहुत लॉस होता था। तो अब CBDT ने जो है एक नया सेक्शन 89A इंसर्ट कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग CBDT ने बोला कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी इनकम कोई बाहर की कंट्रीज़ में उस साल में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इंडिया में भी उस इनकम को डिस्क्लोज़ तो करोगे, ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करोगे। टैक्स आप उसी साल में लगाओगे जिस साल में कि उस स्पेसिफाइड कंट्री में, नोटिफाइड कंट्री में आपके ऊपर टैक्स लगेगा उसी टाइम पे, ताकि आप DTA का बेनिफिट ले पाओ। तो अब देखते हैं कि सेक्शन में ये क्या लिखा हुआ है। CBDT हैज़ इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन 89A वाइड फाइनेंस एक्ट 2021 टू प्रोवाइड रिलीफ टू रेजिडेंट्स who have income from foreign retirement benefit account. Income from such foreign retirement benefit account is taxable in some countries on a receipt basis. However, the amount withdrawn from such an account is taxable in India on accrual basis. India में accrual basis पे होता है और वहाँ पे receipt basis पे होता है। Hence, the taxpayer are facing difficulties in claiming the foreign tax credit due to mismatch in taxability of the particular year. जब आपका ईयर मिसमैच हो रहा था तो आप फॉरेन पे जो टैक्स पे करके आए उसका आप बेनिफिट ही ले पा रहे थे इंडिया में, या फिर DTA के रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाते थे। Section 89A provide that income of a specified person from the specified account shall be taxed in the manner and in the year as prescribed by the government. A specified person means a resident person who opened a specified account in a notified country. ये उसी के ऊपर रूल एप्लीकेबल होंगे, ये सेक्शन उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा, वाइल बीइंग अ नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट इन दैट कंट्री। ये रूल एप्लीकेबल होगा। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह दी इन्होंने कि अगर आप इंडिया में तो रेजिडेंट हो, ठीक है, और आप जब नॉन रेजिडेंट थे इंडिया में तब आपका नोटिफाइड कंट्री में, मतलब कि अभी तक के लिए उन 4 नोटिफाइड कंट्री में आपका जो है नॉन रेजिडेंट अकाउंट था, आपका वहाँ पे जो है उस कंट्री में नॉन रेजिडेंट अकाउंट था, तभी आपके ऊपर सेक्शन 89A एप्लीकेबल होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ पे ये एप्लीकेबल होगा। अब इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए CBDT साथ के साथ एक न्यू रूल भी लेके आई 21AAA। 21AAA रूल में क्या कहा गया, 21AAA rule has issued to the Income Tax Rule 22 to further amend the Income Tax Rule 1962. With this amendment, CBDT has notified 21AAA and Form 10EE to be filed by the person claiming the relief under Section 89A of the Income Tax Act. अगर आपको 89A का रिबेट चाहिए, 89A का बेनिफिट चाहिए, तो आपको इसके लिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले एक फॉर्म CBDT ने लॉन्च किया है, फॉर्म नंबर 10EE। ये आपको फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप फॉर्म नंबर 10EE फाइल नहीं करते तो आपको 89A का रिबेट भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
अब इसमें ये फॉर्म के बारे में क्या कहते हैं, टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन द स्पेसिफाइड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ई फाइल फॉर्म 10EE ऑन और बिफोर द फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ITR फाइल करने से पहले आपको 10EE फाइल करना है। और ये आप कब कैसे फाइल करोगे, आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पे लॉगिन करने के बाद जब आप फाइल रिटर्न में जाते हो तो उसके नीचे ये एक ऑप्शन आता है फाइल फॉर्म। फाइल फॉर्म में जाने के बाद आपको इस फॉर्म के बारे में सर्च करना है, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा 10EE के नाम से। आपको फिर ये फॉर्म जो है फिल करके दे देना है। वंस दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज इस विल अप्लाई टू ऑल द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर एंड कैन नॉट बी विड्रॉन। 10EE आपका वन टाइम फाइल होगा। एक बार अगर आपने इसको फाइल कर दिया तो आपने, क्योंकि 89A का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आप इसको बाद में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बताता है कि क्योंकि हमें जो है ये रिबेट दी गई 89A की रिबेट पहले नहीं थी, 1 अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल हुई और ये असेसमेंट ईयर 2022-23 की जो रिटर्न्स जा रही हैं उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। तो क्योंकि ये पहले नहीं होती थी तो हमारे ITR फॉर्म्स में एज सच कोई डिस्क्लोज़र नहीं था इसका कि हम इसको कैसे मेंशन करें, बट अब ये करंट असेसमेंट ईयर से ये एप्लीकेबल है। तो अगर आप अपना फाइनेंशियल ईयर 2021-22 दैट इज़ असेसमेंट ईयर 22-23 का अगर आप अपना रिटर्न फाइलिंग फॉर्म चेक करेंगे, ITR 1 अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको इस फॉर्म में चेंज किया गया है। उसमें सेक्शन 89A के जो है कॉलम्स मेंशन किए गए हैं, आपको कहाँ मेंशन करना है 89A को उसके रिगार्डिंग। बाकी हमारा जो रिटर्न फाइलिंग फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। उसमें 89A ये लोग 2 ही अमेंडमेंट लेके आए थे ITR 1 में। एक तो सेक्शन 89A के रिगार्डिंग डिस्क्लोज़र है। सेकेंड थिंग, अगर आप पेंशनर हो तो अब हमें जो है स्टेट वाइज पेंशनर का मेंशन करना है कि हमें सेंट्रल से मिल रही है, स्टेट से मिल रही है या PSU से पेंशन मिल रही है। तो यही 2 चेंजेस ITR 1 में आए थे। तो ये था हमारा 89A से रिलेटेड डिस्क्लोज़र। तो ये मैं आपको रिटर्न में भी बता देती हूँ कहाँ पर डिस्क्लोज़र है। ये हमारी इनकम टैक्स की यूटिलिटी है। ठीक है, इसमें इन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी जब आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89A में आपको कोई बाहर की इनकम आपने अपनी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दी है पहले यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे। फिर उसके बाद क्योंकि वो उस कंट्री में उस टाइम पर टैक्सेबल नहीं थी तो हमने क्या करा, उतना अमाउंट यहाँ पर एज एन रिलीफ क्लेम कर लिया। ठीक है, आपको वो अमाउंट दिखाना तो ज़रूर है अपनी टोटल इनकम में, बट आपको यहाँ पे लेस करके दिखा देना है एज एन रिलीफ। ठीक है, तो उसमें क्या है, नेट इफ़ेक्ट आपका इनकम का उतना ही आएगा जो कि आपकी इंडिया से रिलेटेड है, जो कि एक्चुअली टैक्सेबल होनी चाहिए। और एक और जगह इन्होंने डिस्क्लोज़र मांगा है यहाँ पे, जब हम अदर इनकम की डिटेल डालते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पे हम हर एक बैंक का, चाहे वो सेविंग का है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का है या फिर टर्म डिपॉजिट है, हम यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह अपने मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर भी जो कि बाहर की कंट्री का आपका अकाउंट है उस पर भी अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है या किसी और तरीके की इनकम आ रही है जो सैलरी में मेंशन नहीं करनी है, आपको अदर सोर्स में करनी है, तो आप अपनी इनकम में तो उसको ऐड करोगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लेस में इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89A, तो यहाँ पे लेस वाले कॉलम में हम उतना अमाउंट जितना कि उस अकाउंट से रिलेट करता है हम यहाँ पे डाल के दिखा देंगे और आपका नेट इफ़ेक्ट सिर्फ जो है जिस पे आपको टैक्स पे करना ही चाहिए उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 अमेंडमेंट ये हमारे ITR फॉर्म में भी लेके आए थे। ये मैंने आपको ITR 1 का दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे ये इम्पैक्ट है। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा 89A सेक्शन ये लेके आए हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट अगर आपका स्पेसिफाइड कंट्रीज़ में है उससे रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको दोनों जगह टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका एक ही हो जाएगा, अगर आप रिसिप्ट बेस पे जो है टैक्स लगाएंगे तो उस केस में आपको जो है आप अपना DTA का बेनिफिट ले पाएंगे, टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएंगे। तो आपको दोनों कंट्रीज़ पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर आपने सेक्शन 89A एक बार अवेल कर लिया, अगर आपने अपना फॉर्म 10EE फाइल कर लिया तो आप इसको जो है रिवर्स नहीं कर पाएंगे।
आपको जो है ये फ्यूचर तक अवेल रहेगा ही रहेगा ये सेक्शन आपके लिए। सेक्शन अवेल करने के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप 10EE फॉर्म ज़रूर फाइल करें, उसके बिना आपकी जो रिटर्न है वो नलीफाई कर दी जाएगी, आपको 89A का जो है रिबेट नहीं मिलेगा। और ये जो आपको फॉर्म फाइल करना है ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करना है। सो ये था ब्रीफ डिस्कशन ऑन सेक्शन 89A, सॉरी डिटेल डिस्कशन, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है सेक्शन 89A हमारा क्या कहता है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा सेक्शन 89A के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।